भारत सरकार ने हाल ही में सीनियर आईपीएस ऑफिसर महेश दीक्षित को देश की सबसे अहम खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और लंबे समय से इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उन्हें ऐसे समय में आईबी की कमान सौंपी गई है जब भारत के सामने आतंकवाद, साइबर जासूसी, सीमा पर घुसपैठ, कट्टरपंथ और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। फ्लैशबैक में आज बात दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में शुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो की। आज के एपिसोड में समझेंगे कि जिस एजेंसी की कमान अब महेश दीक्षित के हाथों में है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि इसकी कहानी करीब 140 साल पुरानी है और इसकी जड़ें उस घटना से जुड़ी हैं जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। आखिर ब्रिटिश राज में ऐसी एजेंसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में क्यों गिना जाता है? आईबी आखिर करती क्या है और इसका काम फिल्मों में दिखाए जाने वाले जासूसों से कितना अलग है? साल था 1857। ये वो दौर था जिसने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव नहीं हिलाई, बल्कि उन्हें ये भी एहसास करा दिया कि अगर भारत पर राज करना है तो सिर्फ सेना और पुलिस काफी नहीं होगी। लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन विद्रोह की तैयारी कर रहा है और कहां अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, इसकी जानकारी पहले से होना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से शुरू होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की असली कहानी। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। अंग्रेज इसे लंबे समय तक सिर्फ सिपाही विद्रोह कह रहे थे, लेकिन भारत में इसे पहले ही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाने लगा था। 10 मई 1857 में मेरठ पे नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर एक खबर फैलती है। खबर ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। लेकिन अगर ये सोचें कि सिर्फ कारतूसों की वजह से इतना बड़ा विद्रोह हुआ, तो ये पूरी तरह सच्चाई नहीं होगी। असल में लोगों के अंदर गुस्सा कई सालों से जमा हो रहा था। अंग्रेजों ने कई भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। किसानों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था। पारंपरिक उद्योग खत्म हो रहे थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। राजा महाराजाओं के अधिकार छीने जा रहे थे और लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज सिर्फ भारत के संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसे में कारतूस वाला मामला उस चिंगारी की तरह साबित हुआ जिसने पहले से तैयार बारूद में आग लगा दी। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह बहुत तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जैसे कई नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। पहली बार अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अगर भारत के अलग अलग हिस्सों के लोग एक साथ खड़े हो गए तो वो उनका शासन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। करीब 1 साल तक चले संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन जीतने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठ सके। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर उनकी जानकारी के बिना कैसे तैयार हो गया। उनके पास सेना थी, पुलिस थी, अधिकारी थे, लेकिन उन्हें पहले से खबर ही नहीं मिली कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ संगठित हो रहे हैं। यही वो सवाल था जिसने आगे चलकर भारत में एक मजबूत खुफिया एजेंसी बनाने की नींव रखी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी शासन व्यवस्था की समीक्षा की। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। सेना का ढांचा बदल गया, प्रशासन में बदलाव किए गए, लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जरूरत एक ऐसी व्यवस्था की महसूस हुई जो उन्हें समय रहते बता सके कि देशों में क्या चल रहा है। इसी बीच
1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि आईएनसी बनाई जाती है। इसे बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि पार्टी सरकार और जनता के बीच बैलेंस क्रिएट कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स को जल्दी ये महसूस होने लगा कि अगर राजनीतिक जागरूकता इसी तरह बढ़ती रही तो ये आगे चलकर उनके शासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं देश में फिर से कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन या फिर विद्रोह ना खड़ा हो जाए। इसी आशंका के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन एक सुझाव देते हैं। सुझाव ये कि पूरे भारत में एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजन बेस्ड एक्टिविटीज पर लगातार नजर रखे। ब्रिटेन में बैठे भारत सचिव R.A. क्रॉस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद 23 दिसंबर 1887 को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बनाई गई। यही आगे चलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB बनी। इस एजेंसी का काम साफ था, अपराधियों को पकड़ना नहीं था, इसका असली काम था जानकारी जुटाना। कौन क्या कर रहा है, किस इलाके में सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, कौन से नेता लोगों को संगठित कर रहे हैं, किन रियासतों में राजनीतिक हलचल है और कहीं कोई नया विद्रोह तो तैयार नहीं हो रहा। अलग अलग प्रांतों में स्पेशल ब्रांच बनाई गई जो अपने अपने इलाकों से जानकारी इकट्ठा करके केंद्र तक भेजती थी। इस तरह पहली बार पूरे भारत में एक संगठित खुफिया नेटवर्क तैयार हुआ। 1904 में अंग्रेजों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस यानी कि DCI और राज्यों में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID बनाया। इसे भारत में पुलिस और जासूसी सिस्टम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया। असल में उस समय भारत में आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी ग्रुप्स तेजी से बढ़ रहे थे। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि केवल पुलिस से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक स्मार्ट और चालाक नेटवर्क चाहिए होगा। इसलिए उन्होंने ये 2 टियर सिस्टम शुरू किया, जहां DCI पूरे देश के लेवल पर नजर रखता था और CID स्टेट लेवल पर जांच करती थी। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद क्राइम और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आपस में जोड़कर देखना था। यानी जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था उसे इस सिस्टम के जरिए अपराधी मानकर ट्रैक किया जाता था। भले ही अंग्रेजों ने ये जाल अपने फायदे और भारतीय नेताओं की जासूसी के लिए बनाया हो, लेकिन आज़ादी के बाद यही सिस्टम भारत की आज की IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्यों की CID का बेस बना। साल 1920 में DCI का नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। उस दौर में IB भारत से मिली सूचनाओं को लंदन तक भेजती थी, जहां उनका विश्लेषण किया जाता था। अंग्रेजी सरकार उस समय भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए IB की रिपोर्ट्स से काफी भरोसा करती थी। 1930 से 1940 के बीच जब आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, तब IB की गतिविधियां भी बढ़ गईं। महात्मा गांधी के आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन, छात्र आंदोलन, मजदूर संगठन और अलग अलग राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखी जानी थी। अंग्रेजों के लिए एजेंसी उनकी आंख और कान बन चुकी थी। 1947 में भारत आजाद हुआ तो सवाल उठा कि अंग्रेजों की बनाई इस एजेंसी का क्या किया जाए। लेकिन देश के नेताओं ने समझा कि हर आधुनिक देश को एक मजबूत इंटरनल खुफिया एजेंसी की जरूरत होती है, इसलिए इसे खत्म नहीं किया गया। इसे गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया। नए भारत की जरूरतों के हिसाब से इसका स्वरूप बदल दिया गया। अब इसका मकसद अंग्रेजी शासन को बचाना नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा करना था। शुरुआत में IB के पास देश के अंदर और बाहर दोनों तरह की खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरकार ने महसूस किया कि विदेशी खुफिया के लिए अलग एजेंसी होनी चाहिए। इस वजह से 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ बनाई गई। इसके बाद IB पूरी तरह से देश के अंदर की सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने पर फोकस करने लगी। आज IB का काम सिर्फ आतंकवाद पर नजर रखना नहीं है, ये अलगाववादी गतिविधियों, नक्सलवाद, साइबर खतरे, विदेशी जासूसी, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, सांप्रदायिक तनाव और देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर नजर रखती है। वक्त के साथ IB का दायरा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती गईं। इसी दौरान कई ऐसे अधिकारी भी सामने आए जिन्होंने न सिर्फ एजेंसी की कार्यशैली को नई दिशा दी, बल्कि भारतीय खुफिया इतिहास में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।
इनमें सबसे चर्चित नाम अजीत डोभाल का है। अजीत डोभाल ने 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना सफर शुरू किया था। करीब 33 साल तक उन्होंने अलग अलग संवेदनशील जिम्मेदारियां निभाई और 2004 में आईबी के डायरेक्टर बने। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर फैसले लेने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि खुद फील्ड में उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देते थे। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे सफल खुफिया अधिकारियों में गिना जाता है। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत अपनी किताब अ लाइफ इन द शैडोज में लिखते हैं कि अजीत डोभाल हमेशा पारंपरिक सोच से अलग काम करते थे। मिजोरम में उग्रवाद के दौर में उन्होंने बंदूक से ज्यादा भरोसे की रणनीति अपनाई। उन्होंने कई उग्रवादियों से संपर्क बनाया और उन्हें मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार किया। दुलत के मुताबिक एक बार तो डोभाल ने कुछ उग्रवादियों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था ताकि उनके साथ भरोसे का रिश्ता बनाया जा सके। 1988 में एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। इस दौरान डोभाल की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने अंडरकवर एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया और उग्रवादियों की संख्या, हथियारों और उनकी रणनीति से जुड़ी अहम जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई। इसी खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बाद में 1999 के IC-814 कंधार विमान अपहरण के दौरान भी भारत की बातचीत करने वाले टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर आईबी ने स्थानीय नेटवर्क मजबूत किए। डोभाल ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने पर जोर दिया, जिससे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की जानकारी पहले से ही मिलने लगी। मिजोरम, नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी सक्रिय उग्रवादी संगठनों से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने और बातचीत की रणनीतियों में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पास घरेलू खुफिया एजेंसी हो। दुनिया के लगभग हर बड़े देश में अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया हुआ है। अमेरिका में FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि आतंकवाद, जासूसी और घरेलू सुरक्षा से जुड़े मामलों को संभालती है, जबकि विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने का काम CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। ब्रिटेन में MI5 देश के भीतर की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान संभालती है, जबकि MI6 विदेशों में खुफिया ऑपरेशन चलाती है। रूस की FSB, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इजराइल की शिन बेट और फ्रांस की DGSI भी अपने अपने देशों की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसियां हैं। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की बात करें तो कोई आधिकारिक रैंकिंग तो नहीं है, लेकिन संसाधनों, तकनीक और वैश्विक नेटवर्क और ऑपरेशनल क्षमता के आधार पर अमेरिका की CIA और FBI, ब्रिटेन की MI6 और MI5, इजराइल की मोसाद और रूस की FSB को दुनिया की सबसे प्रभावशाली एजेंसियों में गिना जाता है। वहीं भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो दुनिया की सबसे पुरानी सक्रिय खुफिया एजेंसियों में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाकर सरकार तक पहुंचाता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं, इमरजेंसी इंदु का डार्क चैप्टर, तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इतिहास के ऐसे और अनसुने किस्सों और उन फैसलों की कहानी जानने के लिए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी, जुड़े रहिए फ्लैशबैक के साथ। हमारा अगला एपिसोड बुधवार शाम 6 बजे आएगा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और दिलचस्प कहानी जो आपको अतीत के उन पन्नों तक ले जाएगी जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है। कैमरे के पीछे से दुष्यंत राणा और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक जागरण।